हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एग्जाम्शन अंडर कैपिटल गेन के बारे में, जो कि सेक्शन 54 कवर करता है। ठीक है। तो सेक्शन 54 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि भाई ये डालो। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोरेटिकली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। और प्रैक्टिकली तो आपको ये करना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ें ही हैं जो पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल एज अ थ्योरेटिकल पोर्शन में भी। ठीक है। अब शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपने, अगर मैंने टेबल फॉर्म में दिया है तो आप जब भी ये थ्योरी आएगी ना, तो अलग अलग सेक्शन के बेस पे लिखना है। ठीक है। तो ये मैंने आपकी इजीनेस के लिए क्या किया है, एक टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन चार्ट बना दिया कि आपको पता चल जाए कि हर सेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे आपने एग्जाम्शंस देनी है। तो आपको ये जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएंगे। चैनल का लिंक है जो मेरा, उस चैनल का लिंक वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको पैरेलल वाइज बता देना है कि हर सेक्शन में कैसे कैसे आपने एग्जाम्शंस देनी है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन से भी आपको करना है तो बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए कौन कौन एलिजिबल है वो तो आप कर लोगे अपने आप ही, कि इंडिविजुअल एचयूएफ हर सेक्शन में अब एलिजिबल है, लेकिन एनईएसएससी आ जाएगा इन केस ऑफ 54D और 54EC के केस में। राइट। अब पहली बात तो ये समझ लो कि कैसे सेक्शंस आएंगे। 54 अकेला आएगा, फिर ए तो है नहीं, बीच में बी है, सी कहता था मैंने आना नहीं है, और डी आ गया, और सी जो कहता है वो कहता है मैं आऊँगा ज़रूर लेकिन ई के साथ मिलके। ठीक है। तो ई सी आया, फिर एफ आया। तो क्या याद रखना है, 54 बी, सी आया नहीं था वो ई के साथ मिल गया, डी आया, ई सी हो गया और एफ हो गया। ये तो कर लोगे ना याद, ये तो बहुत आसान है। अब बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि कब आपने ये पहचानना है कि किस केस में कौन सी एग्जाम्शन मिलनी है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा वर्ड एसेट ट्रांसफ़र का। सेकंड पॉइंट देखिएगा, एसेट ट्रांसफ़र वाला केस डालना है आपने यहाँ पे। सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है जो कि लॉन्ग टर्म केस में है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और वो रेजिडेंशियल हाउस है, तो 54 में दे दीजिएगा उसे एग्जाम्शन। मतलब आपने सेल करी, आपने कोई ट्रांसफ़र करी, उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, या तो ये आपको बाद में बताता हूँ। मतलब आपने सेल करी, सेल के बाद या सेल के एक एक साल पहले की बात कर लो, वो अभी आएगा प्रोसीजर। आपने क्या याद रखना है कि अगर आपके पास सेल के टाइम पे कोई रेजिडेंशियल हाउस है, तो आपने उसे 54 के अंदर एग्जाम्शन दे देनी है। अभी बात क्लियर नहीं हुई, आगे बताता हूँ। इसकी कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है। इसी केस में अगर मेरे पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो मैं 54B के अंदर आ जाऊंगा। अगर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है और वो इंडस्ट्री पर्पस के लिए है, स्पेशली सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, तो फिर मैं 54D के अंदर चला जाऊंगा। अगर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग दोनों हैं या एक भी है, लेकिन अभी ये केस पूरा नहीं हुआ, मैं पहले बता रहा हूँ ये केस पूरा नहीं हुआ, वो ईसी में जाएगा, लेकिन अभी भी इसकी पहचान अधूरी है, तो ये पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा। फिर आता है एफ के बारे में, कि जो केस पीछे नहीं आए, ये चारों में जो हमने नहीं पढ़ा, वो कोई भी केस आ जाएगा किसके अंदर, एफ के अंदर, सिवाय रेजिडेंशियल हाउस के। मतलब जो एफ कहता है मैं रेजिडेंशियल हाउस को नहीं लूंगा, बाकी सभी को आने की अनुमति है मेरे अंदर, मैं किसी को भी एग्जाम्शन दे दूंगा सिवाय रेजिडेंशियल हाउस के। राइट। अब बात आती है कि सर ने बताया ये सारी चीज़ें कि ये आनी चाहिए, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी भी आपने, ये सिर्फ हिंट है आपके लिए कि कब मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी क्लैरिटी क्या करनी है आपने। उसके लिए मैं आपको ये पॉइंट्स, थोड़े से रुक जाओ, उसके लिए आप आओ इस पॉइंट के ऊपर। पहले क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है ना, जो वो कहता है एक रेजिडेंशियल हाउस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, एक रेजिडेंशियल हाउस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 54 वाला सेक्शन है ना, इसे रुक जाओ ज़रा, 1 मिनट के लिए इसे रुक जाओ ज़रा, मैं बताता हूँ। पहले आएंगे 54B के ऊपर। ये जो मैंने कॉलम आपके सामने अभी ओपन किया, इसमें 54B वाला सेकंड पॉइंट देखिएगा, जिसमें लिखा है नो लिमिट ऑफ अमाउंट, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। हमने ऊपर क्या पढ़ा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, तो भाई लैंड मस्ट बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है। राइट। फिर आ जाइए अगले केस में, हमने पढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग आना चाहिए। राइट। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज होती है, वही बात इसमें कही गई है। बस ध्यान रखना है कि उस लैंड का राइट हमारे पास होना चाहिए, उस बिल्डिंग का राइट हमारे पास होना चाहिए। फिर उसी केस में आ जाइए आगे, जब मैंने रोका था आपको कि लैंड एंड बिल्डिंग आएगा जरूर, लेकिन रुक जाओ अभी 54 EC में। तो सर वो क्या कहता है,
अब पॉइंट समझ में लेना कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि NHAI और RECL के बॉन्ड्स जहां पे इन्वेस्ट किए गए हों वहां पे आपने EC की एग्जेम्पशन देनी है। मतलब क्या है कि आपके पास सबसे ज़रूरी पोर्शन जो क्वेश्चन में देखना है ना, जब आपको ये नज़र आ गया NHAI दैट इज़ नेशनल हाईवे एयरलाइंस ऑफ इंडिया या फिर RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपने जब बॉन्ड्स इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे आपने इस केस में लगा देना है EC। और F में तो आपको मैंने बताया है रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के बाकी सभी को आने की अनुमति है। ये केस समझ आया होगा, लेकिन अभी मैंने रोका था आपको 54 सेक्शन के लिए। वो क्यों सर हमने रोका? उसके लिए आपको क्या समझना है, उसके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? कैपिटल गेन वाली। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, एक लिखा है कैपिटल गेन मोर देन और एक लिखा है कैपिटल गेन लेस देन। ये सिर्फ 54 के लिए अप्लाई होने वाला है। ये सिर्फ केस 54 सेक्शन के लिए अप्लाई होने वाला है, बाकी किसी के लिए नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा, पहले बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आपका कैपिटल गेन 54 सेक्शन के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा है, मेरी बात समझ लेना, 54 सेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी हो गए हैं। 54 सेक्शन में अगर सपोज करो आपका आंसर कैपिटल गेन का 2 करोड़ से ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में होना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि 2 या 3 हो, एक ही अनुमति मिलेगी आपको एग्ज़ैम्पशन के लिए। मतलब एक ही घर के आपको क्या मिलने वाली है? एग्ज़ैम्पशन मिलने वाली है, और वो घर इंडिया में होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और वो भी घर इंडिया में होगा तभी मिलेगी, राइट? अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, मतलब 2 करोड़ नहीं पहुंचता, तो वहां पे आपके पास क्या लिमिट है? 2 रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में होने ज़रूरी हैं, 2 होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी ज़्यादा है तो एक घर होना ज़रूरी है, नहीं तो 2। अगर आपके पास 3 घर हैं तो भाई 2 के लिए ही मिलेगी एग्जेम्पशन। याद रखिएगा, 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकती अगर आपका 2 करोड़ से कम है तो, और वो भी इंडिया में होंगे तब ही मिलेगी, राइट? अदरवाइज बाहर वाले घर के ऊपर नहीं मिलेगी। याद रखना है इन चीज़ों को, क्वेश्चन करवाऊंगा तब और क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए, और एक और चीज़ का ध्यान क्या रखना है, सभी में सिमिलर चीज़ है वो, सभी में ही सिमिलर चीज़ है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी ग्रीन बॉक्स के अंदर, परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड या परचेज परचेज परचेज। सभी के लिए ना एक चीज़ ज़रूर याद रख लीजिएगा, परचेज आपने सेल के एक, मतलब ट्रांसफ़र करने के 1 साल के बीच-बीच में, या फिर ट्रांसफ़र करने के 2 सालों के बीच-बीच में, मतलब करने के बाद, मतलब करने से पहले 1 साल में, करने के बाद 2 सालों में। मतलब करने से पहले 1 साल के बीच में अगर आपने कोई घर खरीद लिया या कोई भी चीज़ खरीद ली, ठीक है, इन्वेस्ट कर दी, या फिर सेल करने के बाद 2 सालों के बीच-बीच में, तब आपको ये एग्ज़ैम्पशन मिल जाएगी। मतलब सेल करने के 2 साल बाद लेट नहीं होना हमने, और 1 साल पहले से आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो याद क्या रखना है, सेल के 1 साल पहले और सेल के 2 साल के बीच-बीच में। 2 साल मतलब सेल के बाद 2 साल के बीच-बीच में, राइट? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है और एग्ज़ैम्पशन लेनी है तो। लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड की बात करी तो वहाँ पे सिर्फ 2 सालों का केस है, वहाँ पे 1 साल वाला केस नहीं लगेगा, ये याद रखना है। बाकी सभी के लिए सेम है, बाकी सभी के लिए सिमिलर है, सिवाय ईसी सेक्शन के, सिवाय ईसी सेक्शन के। ईसी सेक्शन कहता है जो बॉन्ड्स है ना उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा हमें, वो अगर आपने विद इन 6 मंथ परचेज करे हैं तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर करने के 6 महीने के बीच बीच में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस बॉन्ड्स में तभी आपको मिलेगी, 6 महीने के बाद करी है तब आपको इस बॉन्ड्स के लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी दोस्तों, ये याद रखना है। क्लियर? आई होप मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझाने की कोशिश करी है, एक बार रिमाइंड कर लेना आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है इन चीज़ों को। बाकी अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है तो आप पढ़ सकते हो उन चीज़ों को, इतना मुश्किल नहीं है वो पॉइंट, ठीक है? अब देखिए कि मिलनी कितनी है, ये पॉइंट आता है। तो अभी के लिए मैं आपको जस्ट एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा है। सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा, 54F को छोड़ के बाकी सभी के लिए आपने विच एवरेज लोअर वाला केस लगाना है। मतलब मेरा समझ लीजिएगा, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, जितना कैपिटल गेन आया और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उस चीज़ में, विच एवरेज लोअर विल बी द एग्जेम्पशन। ये तो पता है इनकम टैक्स के अंदर रूल ना, विच एवरेज लोअर वाला, ये तो बहुत आसान है।
अब आइए दूसरा पॉइंट, ये सभी के लिए है 54F को छोड़ के। अभी रुक जाओ, 54F अभी भी नहीं मैंने पकड़ा। आ जाइए 54EC के लिए। वहाँ पे भी यही रूल है कि जितना आपके पास कैपिटल गेन है या जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट हुई थी विच एवर इज लोअर ले लीजिए, बात खत्म। लेकिन लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्शन विच एवर इज लोअर में भी कितनी मिल सकती है? सिर्फ 50 लाख तक। मतलब क्या है कि आपने मैक्सिमम एग्जाम्शन कितनी देनी है? सिर्फ 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं देनी। ये याद रखना है इन बॉन्ड्स के लिए। बॉन्ड्स की बात है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्जाम्शन लिमिट है, ठीक है। अब आइए 54F के लिए। वहाँ पे ना किसी को, सबको मिल जाएगी सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के, राइट। तो वहाँ पे क्या ध्यान में रखना है सर, कि मेरे पास जितना पैसा अवेलेबल होगा उस टाइम पे, ठीक है, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट बचती होगी उसको मैंने मिलाना है जिसकी एग्जाम्शन मैंने देनी है। अगर मेरी कॉस्ट, मतलब जो मेरे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी नेट सेल कंसीडरेशन जिसकी मैंने एग्जाम्शन लेनी है उसके रिगार्डिंग, उसकी नेट सेल से ज़्यादा होती है, मतलब कॉस्ट है जो वो सेल से ज़्यादा चली जाती है, तो भाई पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ़ हो जाएगा उस पर्सन का, उस चीज़ का। लेकिन अगर वो कम रह जाती है तो वहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया मल्टीप्लाई बाय जितनी मेरे पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट हुई डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन, दैट्स इट। तो ये करने कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में आई होप आपको ये जो टेबल है वो करना आसान हो जाएगा जब मैंने ये चीज़ें बताई हैं। 6 पॉइंट हैं, 5 सेक्शंस हैं। पांचों के पांचों सेक्शंस बहुत अच्छे से करने हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है। और इन पॉइंट्स को आपने बारी बारी से लिखना, अगर लिखना है तो 5 पॉइंट है, पांचों को एक एक पेज पे लिख लीजिएगा। 5 पेज भर गए, आपका पेपर हो गया थ्योरी का। तो बस बात ख़त्म। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। एग्जाम्शंस मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं। ये अगर अदर कंडीशन वाला पॉइंट रह भी गया है तो आप अपने आप पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, आप पढ़ के देख सकते हो। बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये इसलिए बताई हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जाते जाते, कि जो आपका सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC है ना, ये आपको हमेशा ही आएगा पेपर में, और मतलब हमेशा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और एक बचता है 54F, वो भी हमेशा आएगा, बस उसे आपने ढूंढना है कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बाद में पता चलेगा। मतलब 54EC और 54 तो देनी ही है, 54F तब पता चलेगा कि जब क्वेश्चन हो जाएगा और मतलब देनी है कि नहीं देनी। और जो बचा हुआ B और D है वो भाई भाई बंधु हैं, वो कहते हैं हमें नहीं आना अभी, वो बहुत कम आते हैं क्वेश्चन के अंदर, राइट। फिलहाल के लिए इन 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा जब प्रैक्टिकल जाते हैं हम। चलिए दोस्तों, आगे मिलेंगे प्रैक्टिकल के लिए। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। थ्योरेटिकल के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। तो आज की बस वीडियो में इतना ही मिलेगा। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की बस इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।